हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं और सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्तियों को देवीय कृपा भी प्राप्त होती है। यहाँ से सूर्य सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन सूर्य की दृष्टि के कारण आपस में कुछ मतभेद भी बना रहता है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और सूर्य जैसे कि बाकी किसी भी कुंडली में कि अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, लेकिन सूर्य एवं चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अकारक नहीं माना जाता है, अर्थात कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। एवं सूर्य और चंद्रमा को मार्केश भी नहीं माना जाता है और मार्केश भी नहीं होते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा आय भाव में विराजमान है, 17 अंश के हैं, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, आमदनी प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त होती है, यहाँ आमदनी अच्छी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। मंगल के विषय में चर्चा करते तो मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और खर्च के और विदेश के भी स्वामी है, और द्वितीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है। परंतु इसके साथ केतु भी है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो सबसे पहले हम मंगल का अकेले के फलादेश को समझते हैं, फिर हम राहु केतु के योग के साथ फलादेश को समझेंगे। अब मंगल यहाँ अकेले द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का प्राप्त होता है, लेकिन खर्च भी अधिक रहता है। विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं कि विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर मंगल केतु और राहु दोनों के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि मंगल 7 अंश के हैं और केतु 18 अंश के हैं, मतलब थोड़ी अंशात्मक दूरी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका असर रहेगा। मतलब जो परेशानी के योग बनेंगे वह कुछ कम बनेंगे। तो मंगल जब अकेले का मैंने आपको फलादेश बता दिया, लेकिन मंगल जब राहु केतु से पीड़ित हो जाएंगे तो क्या होगा? धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है, कुटुंब से मतभेद हो जाता है, वाणी में भी उग्रता होती है और चेहरे में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें अच्छे लाभ के लिए मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु केतु का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है और राहु केतु का मंत्र जाप भी नहीं करना है। राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। और धन से संबंधित भावों में यह परेशानी बन रही है, इसलिए लक्ष्मी मंत्र का भी जाप ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध जो है इस कुंडली में 10म भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, और 7म भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। और बुध लग्न में सूर्य के साथ विराजमान है, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, और दोनों 17-17 अंश के हैं, बिल्कुल नजदीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है। तो केंद्राधिपति दोष का मुख्य अर्थ क्या होता है? केंद्राधिपति दोष का अर्थ यह नहीं होता है कि आप परेशानी का योग बनाएंगे, उसका मतलब यह होता है कि यह अपना अच्छा और बुरा कोई भी फल प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात बहुत कम फल प्रदान करते हैं। और सूर्य के साथ है, अस्त है, तो उसके लिए भी थोड़ा कम फल प्राप्त होगा। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि फल प्राप्त नहीं होगा, कुछ कम फल प्राप्त होगा, हम ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बुध है वो 10म भाव के स्वामी है और सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य जो है वो 9वें भाव के स्वामी है और केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर बन रहा है, जिसको कि राजयोग मतलब कि हम बोलते हैं, इसी को राजयोग बोलते हैं। तो यहाँ सूर्य और बुध जो है बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं और केंद्र और त्रिकोण का योग भी लग्न में बन रहा है, तो यह भी एक तरह से राजयोग इसी को बोलते हैं। तो ऐसे में पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो बहुत ही अच्छा योग है और बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है।
परंतु यदि बुध की महादशा या अंतरदशा जब चल रही हो और आपको लगे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप बुध का मंत्र जाप कर सकते हैं या रत्न इत्यादि धारण कर सकते हैं। लेकिन मतलब जो योग बताए गए हैं कि अस्त हो जाना या केंद्राधिपति दोष हो जाना, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि फल में कमी हो जाती है। कुछ फल में कमी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और वह 10वें भाव में विराजमान है। और तो जिसके कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। गुरु यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। देखिए, यह गुरु की नीच राशि है। यदि गुरु अपने नीच राशि में बैठेंगे तो जिस भाव का स्वामी है उसके फल में कमी होगी, लेकिन किसी ग्रह की नीच और उच्च दृष्टि नहीं होती है। वह अपने नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो वहां पे वह लाभ ही देंगे, वहां कोई परेशानी का योग नहीं बनाएंगे। चतुर्थ भाव में अपने ही घर में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। तो गुरु यहाँ पर बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। और गुरु के साथ शनि है तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। गुरु को सिर्फ और सिर्फ राहु पीड़ित करते हैं। यदि गुरु के साथ राहु विराजमान हो जाए या राहु की दृष्टि हो तभी परेशानी होती है, वरना किसी ग्रह के साथ ऐसी परेशानी नहीं होती है। और केतु की दृष्टि गुरु पर है, तो गुरु पर जब भी केतु की दृष्टि पड़ती है तो अच्छा ही लाभ प्राप्त होता है, उससे कोई भी परेशानी के योग नहीं बनते हैं। तो इन सब बातों को भी आपको समझना जरूरी है। यानी कि गुरु जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ दे रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, ननिहाल पक्ष के भी स्वामी है, नौकरी के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है। और शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रह यदि द्वादश भाव में चले जाते हैं तो उनके फल में बहुत कमी होती है, लेकिन शुक्र पर ऐसा नियम लागू नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र को यह दोष नहीं लगता है। तो द्वादश भाव में शुक्र के विराजमान होने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं, ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसा भी एक नियम है कि अगर शुक्र द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेकर भी मतलब अमीर बनते हैं। और यहाँ से शुक्र षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ लेकिन शुक्र बिल्कुल कमजोर है। शुक्र इस कुंडली में अकारक है, लेकिन आमदनी के स्वामी भी है ना, और 24 अंश के भी हैं। और दूसरी बात की शुक्र पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए, तो शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण भी कुछ परेशानी होती है। और शुक्र जब राहु से पीड़ित हो जाते हैं कुंडली में तो वैवाहिक जीवन में, प्रेम के संबंध में भी कुछ कमी एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शुक्र का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाई बहन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, 10वें भाव में विराजमान है गुरु के साथ। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, धन का संग्रह होता है और कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, जिसके कारण कुछ परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ एक चीज और हम देखेंगे कि शुक्र अकेले तो कोई विशेष परेशानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन केतु की दृष्टि जैसे गुरु पर मैंने बताया था तो शनि पर भी है। तो शनि पर जब केतु की दृष्टि होती है तो यह कुछ परेशानी वाले योग बनते हैं, तो जिसके कारण रोजगार में कभी कभी परेशानी हो सकती है या धन कुटुंब के सुख में भी परेशानी हो सकती है, घुटने इत्यादि में चोट लगने की भी संभावना बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर केतु से संबंधित हमें दान एवं उपाय करने चाहिए और शनि से संबंधित कुछ उपाय आपको बताए गए हैं तो वह भी करना चाहिए। राहु इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में या कुल्हे के पास किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है और बाहरी स्थानों के संबंध से भी परेशानी होती है। और द्वितीय भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं होता है, धन से संबंधित नुकसान होता है और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से
चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ पर राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। केतु जो है यहाँ पे मंगल के साथ विराजमान है, यह भी बिल्कुल अच्छा योग नहीं है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है, चेहरे में, मुंह में या कहीं भी चोट लगने की भी संभावना रहती है, और वाणी में भी उग्रता रहती है, क्योंकि मंगल भी एक अग्नि तत्व ग्रह है और केतु में भी मंगल के समान ही गुण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर धन, कुटुंब, विद्या बुद्धि, संतान, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी का योग बनता है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं उसको विजय प्राप्त होती है। और लेकिन अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में जैसे किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि होने की संभावना रहती है। और यहाँ से दसम भाव में शनि पर दृष्टि के कारण, गुरु पर दृष्टि के कारण तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन शनि पर जो दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार, धन, कुटुंब, भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। अब पूरी कुंडली में देखिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, मेन परेशानी जो है मंगल केतु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि है, यही सबसे बड़ा परेशानी का योग है। और दूसरी केतु शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह भी कुछ परेशानी का योग है। तो यहाँ पे आपको राहु, केतु, शनि, इन सब का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। इनके जो उपाय आपको बताए गए हैं सिर्फ वही करना है। और राहु केतु का कोई यज्ञ, पूजन, हवन ये सब नहीं करवाना है। बहुत सारे लोग इस प्रकार ठगी का धंधा चला के रखे हैं। राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। दान उपाय में जो मैंने बताया है, गरीब परेशान लोगों की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। और मंगल का मंत्र जाप करना है। और आपकी कुंडली में विस्तार से सभी ग्रहों के अलग अलग पेज बना के उसमें अलग अलग फलादेश बताए गए हैं, अलग अलग उपाय बताए गए हैं, और उसको भी आप पहले देखें, पढ़ें, और इस वीडियो को भी देखें और फिर आप उनसे चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।